उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने को लेकर सबसे बड़ी खबर मिल रही है। फाइनली तारीख तय हो गई है। जनवरी 2025 से उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा और सभी के लिए एक समान कानून होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका ऐलान किया है। सीएम धामी ने यूआईआईडीबी की मीटिंग के बाद जनवरी 2025 से यूसीसी लागू करने का निर्देश दिया है। सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बनने जा रहा है। यूसीसी का फैसला समाज की समानता और एकता के लिए मील का पत्थर साबित होगा और अन्य राज्यों के लिए भी पथ प्रदर्शक होगा। बीजेपी के कोर एजेंडे में शामिल रहा यूसीसी अब फाइनली लागू होने जा रहा है। जनवरी 2025 से उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। पूरे राज्य में सभी के लिए एक समान कानून होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद इसका ऐलान किया है। देश की संसद में भी उत्तराखंड का उल्लेख किया है। उसके लिए उत्तराखंड की जनता की ओर से उनका धन्यवाद है। और हम जल्दी ही, चूंकि जनवरी माह में पूरी तरह से हमारी ट्रेनिंग इत्यादि के काम चल रहे हैं और वो शाम पूरे होते ही उसको पूरी तरह से यहाँ लागू हो जाएगा। और लागू होते ही यहाँ पर बहुत सारी जो जटिलताएं हैं, कठिनाइयां हैं, वो सबको सरल किया गया है। मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में उत्तराखंड के यूसीसी का जिक्र किया और पूरे देश के सामने नजीर रखी, तो ठीक अगले ही दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूआईआईडीबी की बैठक के बाद ऐलान कर दिया कि जनवरी 2025 से उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होगी। सीएम धामी ने इसके लिए पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का भी आभार जताया। 2022 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सीएम धामी ने यूसीसी का वादा किया था और नई सरकार बनने पर पहला फैसला यूसीसी कमेटी बनाने का ही लिया था। उसके बाद से लगातार कवायद चल रही थी। अब पूरे राज्य में यूसीसी को लेकर ट्रेनिंग के बाद समान नागरिक संहिता कानून लागू हो जाएगा। का ट्रेनिंग होगा और इसमें क्योंकि ये ऑनलाइन और आपको ऐप के माध्यम से सुलभ जो यूजर्स फ्रेंडली ऐप हैं वो डेवलप किए गए हैं, इसलिए इसमें वो ट्रेनिंग, कंप्यूटर की ट्रेनिंग और हमारे जितने सेंटर्स हैं उनके माध्यम से ट्रेनिंग दी जाएगी। क्योंकि जब एक बार इम्प्लीमेंट हो तो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, तो ट्रेनिंग के पार्ट में भी सरकार का उतना ही ध्यान है। यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड न सिर्फ देश का पहला राज्य बन जाएगा, बल्कि उत्तराखंड का यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश के लिए नजीर भी बन जाएगा। माना जा रहा है कि बीजेपी अन्य राज्यों में भी इसे लेकर फैसला ले सकती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। राजधानी देहरादून में बीते लंबे वक्त से बांग्लादेशी नागरिकों के होने की सूचना पर पुलिस ने वेरिफिकेशन अभियान चलाया। ये अभियान राजधानी के ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया गया है, जहां पुलिस को 177 परिवार बांग्लादेश और असम से आए लोगों के मिले हैं। इसमें पूछताछ पर पुलिस ने 75 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर उनकी जानकारी जुटाई है कि देहरादून में ये लोग क्या काम कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। इन लोगों ने अपने पहचान पत्र भी बना रखे हैं। पुलिस इस सब की जानकारी जुटा रखी है। फोकस था कि जो इस तरह के संदिग्ध हो सकते हैं, जो बांग्लादेश या रोहिंग्या संदिग्ध हो सकते हैं, जो यहाँ पर निवासरत हों या यहाँ किसी काम के बहाने आकर यहाँ पर बसे हों, इसको देखते हुए अभियान चला गया। और अभी जो है फर्स्ट डे का जो हमारा अभियान था, इसमें जो सत्यापन अभियान में उसमें 117 परिवार ऐसे मिले जो वेस्ट बंगाल के कुछ ही इलाकों से देखा गया कि यहाँ पर आए हुए हैं, जहाँ पर उनका वोटर आई कार्ड बना हुआ है। और साथ ही साथ असम के भी कुछ क्षेत्र हैं 2-3 जहाँ के वोटर कार्ड आईडी धारक हैं। इसमें 75 लोग ऐसे मिले जो एक ही स्थान पर इनके वोटर आईडी कार्ड एक ही जिले से बने हुए पाए गए। तो कहीं ना कहीं इसमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कोई रैकेट ऐसा ना काम कर रहा हो, जो देश के पार से लोग यहाँ असम या वेस्ट बंगाल के उन कुछ जनपदों में जाकर वहां पर कहीं अपना फर्जी वोटर आई कार्ड तो नहीं बना रहे हैं। उत्तरकाशी में मुस्लिम सुनार पर पंजाब के हिंदू सोने के व्यापारी के साथ मारपीट और लूटपाट का आरोप लगा है। वहीं पर पंजाब के व्यापारी ने मुस्लिम सुनार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी मुस्लिम सुनार को गिरफ्तार कर लिया है। हिंदू संगठन के लोगों ने भी
थाने पहुंचकर मुस्लिम व्यापारी के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया। पीड़ित के मुताबिक आरोपी व्यापारी सुनार का काम करता है और वो पंजाब से कई बार आकर उसे सामान देते थे, लेकिन इस बार जब वो सामान के पैसे मांगने आया तो आरोपी ने 4-5 लोगों के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट की। फोन किया उसने कि कहाँ पर हो, मैं कहा मैं उत्तरकाशी में हूँ। चलो ठीक है, मुझको मिलना। मैं उसके मेरे ताया जी उसके पास गए, ताया जी को मारा कुटा उधर। कहता चलो ठीक है। बाद में मेरे ताया जी रूम पर आए, फिर 3-4 जाने रूम पर लेके आया। फिर रूम पर आके मुझको मारा गुटा, गलाली गलोच किया। कहता 10 लाख रुपए दे, तुम्हारा सामान गलत है, नहीं तो तुमको जाने नहीं देंगे। मैंने मारपीट किया होगा ना, कैमरा तो है, देख लो। आपके साथ 3-4 लोग गए थे होटल में? नहीं मैं गया तो कैमरे में तो आ रहा है 3-4 लोग बता रहा है कि कैमरे में आएगा क्या? 3-4 वो रमेश है, उसका उठाव है, करे नहीं है, कोई है आए ना 3-4 लोग आपके साथ? 3-4 कोई नहीं है, वो झूठ बोल रहा है, पता चल गया था। वो तो कह रहे थे हमने अगस्त में दे दिया था, वही बता रहे हैं। भाई साहब हमारे पास रिपोर्ट है, जो टंच रिपोर्ट होता है ना, सब कुछ है। रामनगर के रिंगौड़ा में एक महिला पर बाघ ने हमला किया, जिसमें महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला पानी भरने के लिए जल स्रोत पर गई थी। लौटते वक्त 0 पॉइंट पर पहुंची तो बाघ ने उस पर अटैक कर दिया और उसे घसीट कर ले गया। तलाश के बाद महिला के शव को बरामद किया गया। इसके बाद ग्रामीणों ने NH 309 पर जाम लगा दिया। बाद में DFO के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने जाम खोला है। उधर बाघ को चिन्हित करने के लिए विभाग कैमरा ट्रैप लगा रहा है, जिसके बाद इस बाघ को पकड़ने की कोशिश की जाएगी। लगभग 70 वर्षीय की महिला एक के ऊपर बाघ के हमला हुआ था आज। तो हमारा टीम यहाँ पे मौके पे पहुंचा और बॉडी को रेस्क्यू कर लिया था। लेकिन उसके बाद जन लोग का आक्रोश था, तो उन्होंने उनका कुछ डिमांड्स थे, तो उन डिमांड्स को हम वही जितना हमारे स्तर से हो सकता है उसका निस्तारण करने प्रयास किए हैं। रामनगर के रानीखेत रोड में हार्डवेयर के एक गोदाम में बुधवार को भीषण आग लग गई है और सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका। आग से लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। वहीं आग लगने के दौरान हर ओर धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। गाजियाबाद से लैंसडाउन में घूमने आई महिला टूरिस्ट का एक टूरिस्ट गाइड को गाली देने का आरोप लगा है और गाली गलौज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि महिला पर्यटक का दोस्त फोन पर किसी के साथ गाली गलौज कर रहा था, जिस पर लैंसडाउन के एक टूरिस्ट गाइड ने आपत्ति जताई तो गाइड और महिला के दोस्त के बीच झगड़ा हो गया, जिसके बाद महिला ने भी टूरिस्ट गाइड को ही गाली देनी शुरू कर दी। मामला पुलिस के पास पहुंचा है और मामले की जांच की जा रही है। ठीक है। हाँ अभी अभी और बोलते रहो इसको कोई नहीं बोल सकता कि पी के आए हो या कैसे आए हो। ठीक है और बोलते रहो। ये कैमरा ले बातें मत कर, ठीक है और बोलते रहो। तूने लेडीज के हाँ ठीक है, प्रूफ करो। हाँ ठीक है। हाँ तुम कौन, ये सारे चेक करेंगे, सारी चेकिंग होगी। अरे तू करवा तो सही। हाँ अभी कोई। आगे बढ़ते हैं। नैनीताल में केक खाकर कूड़ा सड़क पर फेंकने पर दिल्ली की टूरिस्ट और यूपी की टूरिस्ट के बीच बहस हो गई। इंस्टाग्राम पर अपलोड वीडियो में शिंजिनी सेन गुप्ता ने पूरा वाक्य लिखा। शिंजिनी के मुताबिक वो अपनी बहन के साथ नैनीताल आई थी। उसकी बहन ने एक टूरिस्ट को कूड़ा सड़क पर फेंकने पर टोका तो वो गलती मानने की जगह बहस करने लग गई। आपको बता दें कि नैनीताल में कूड़ा फेंकने पर फाइन का भी प्रावधान है। You mind your, this is your business. You are supposed to keep this place clean. केदारनाथ धाम से एक वीडियो वायरल हुआ है। इसमें भैरव मंदिर परिसर में एक शख्स जूतों सहित घूमते हुए दिख रहा है, साथ ही हाथ में डंडा पकड़कर मूर्तियों के साथ छेड़खानी की कोशिश भी कर रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आ गई है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम बना दी है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। भैरवनाथ मंदिर में जूते पहन करके गया और कुछ स्टिक से जो है मूर्तियों को कुछ ऐसा लग रहा था कुछ खंडित कर रहा है या कुछ हटा रहा है उसमें से। तो चूँकि ये इस समय 4 धाम यात्रा हमारी बंद है और ये मामला कुछ धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है, तो इसको तुरंत हमारे द्वारा पुलिस के द्वारा संज्ञान लिया गया
उत्तराखंड में वेडिंग डेस्टिनेशन विकसित किए जाने के लिए पर्यटन विभाग 4 हफ्ते में पॉलिसी बनाएगा। सीएम धामी ने सचिवालय में हुई बैठक में इसके निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा, गंगा शारदा कॉरिडोर के साथ डाक पत्थर में बनने वाली नॉलेज सिटी के लिए भी चरणबद्ध तरीके से कार्य किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जून 2026 तक सभी परियोजनाओं पर काम शुरू किया जाए। मीटिंग के बाद न्यूज 18 से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा, ऋषिकेश हरिद्वार में प्रस्तावित गंगा कॉरिडोर 2047 को टारगेट करते हुए प्लान किया जा रहा है। इसके सभी स्टेक होल्डर्स से बातचीत कर इसकी डीपीआर तैयार की जा रही है। इसी तरह टनकपुर में शारदा कॉरिडोर पर भी काम हो रहा है। गंगा कॉरिडोर जो कि ऋषिकेश हरिद्वार में हमारा प्रस्तावित है, उसके लिए सभी स्टेक होल्डर कंसल्टेशन किया जा रहा है, उसकी डीपीआर तैयार की जा रही है और एक दूरदर्शी विजन 2047 को लेकर और आने वाले समय की यात्रा को लेकर बनाया जा रहा है। वो निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा और चूंकि यात्रा है, पूरे देश के श्रद्धालु हैं, यहाँ बड़ी संख्या में आते हैं। इसी प्रकार से शारदा कॉरिडोर, जहाँ की प्रत्येक वर्ष मां पूर्णागिरी धाम के लिए कई लाखों की संख्या में 35-40 लाख लोग वहां आते हैं, उसके आसपास का पूरा क्षेत्र इस कॉरिडोर से जुड़ेगा। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस ने बुधवार को प्रदर्शन किया। देहरादून में कांग्रेस की सीनियर नेताओं की मौजूदगी में राजभवन घेराव हुआ। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं को पहले ही रोक लिया और कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अलग अलग तरीके से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। देहरादून में हुए प्रदर्शन में पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता विपक्ष यशपाल आर्य समेत कई विधायक शामिल हुए। और इन खबरों के बीच कि कांग्रेस के कई नेता सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन ले रहे हैं, इसी क्रम में उत्तराखंड के बड़े कांग्रेस नेता हरीश रावत ने मांग की है कि प्रदेश में मीट और शराब पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। रावत के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। पूरा मामला क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। ये वो सोशल मीडिया पोस्ट का वीडियो है जिसके इन दिनों काफी चर्चाएं हैं। वीडियो में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ट्राउट मछली का प्रमोशन करते दिख रहे हैं। अपने कार्यकाल में एक शराब के ब्रांड को प्रमोट करने के आरोप आज भी हरीश रावत पर चिपके हुए हैं। अब मछली के प्रमोशन पर बीजेपी नेता हरीश रावत को ट्रोल कर रहे हैं, जिसके बाद हरीश रावत ने एक और सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि बीजेपी नेताओं को सरकार से कहना चाहिए कि उत्तराखंड में मीट और शराब पर पाबंदी लगाए। आजीविका के साधन है, हमने उसको प्रमोट किया है। तो मैंने कहा यदि भाई ये बुरा है इसको प्रमोट करना, तो अपनी सरकार से कहो, क्यों मत्स्य पालन करवा रहे हैं, क्यों बकरी पालन करवा रहे हैं। सरकार तो जो है वो पालन करवा रही है और हम यदि उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं उत्पादकों को, तो इनकी उसमें जो है बहुत टेढ़ी हो जा रही हैं। इनके भाजपा के लोग हमको सोशल मीडिया में ट्रोल करने लग जा रहे हैं। हरीश रावत ने बीजेपी नेताओं और सरकार को बैन लगाने की सलाह दी। वही ये भी लिखा कि मांसाहारी या शाकाहारी होना मेरा व्यक्तिगत आचरण और भावना है। जिस कालखंड में मैं मुख्यमंत्री था, कुछ व्यक्तिगत कारणों से मेरे घर में मांस और अंडा वर्जित था, जिस पर बीजेपी नेताओं का कहना है कि खुद मुख्यमंत्री रह चुके नेता को अब ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अपने समय में उन्होंने क्या किया, अब उपदेश तो लोग देते रहते हैं, अब क्रियावन कैसे हो, अपने समय में भी तो क्रियावन करना चाहिए था उस बात का। लेकिन रावत जी को 2-2 मुर्गे खाते हुए मैंने खूब देखा है। तो इस तरह ये जनता के लिए कुछ और कहना, अपने ऊपर अपना चरित्र दूसरा होना, तो इस तरह की बातों से मैं समझता हूँ केवल इन बातों का कोई, मुझे लगता नहीं कि कोई लेना देना है। इस तरह की बातें करके कहीं ना कहीं ये उसी जो मैं कहता हूँ कि जो उम्र का तकाजा है, उस तकाजे को दिखा रहे। उत्तराखंड देवभूमि है, ऐसे में शराब और मीट का मार्केट भले हो, लेकिन नेता पब्लिक ब्रांडिंग से बचते हैं। ऐसे में पूर्व सीएम हरीश रावत की तरफ से किया गया ट्राउट मछली का प्रमोशन
बीजेपी नेताओं को पसंद नहीं आ रहा और कांग्रेस के एकमात्र पूर्व मुख्यमंत्री देवभूमि में मीट और शराब बैन करने की बात कर रहे हैं। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। खेल मंत्री रेखा आर्य ने बुधवार को हरिद्वार में रोशनाबाद में नवनिर्मित बास्केटबॉल कोर्ट का उद्घाटन किया और इस दौरान खेल विभाग के सभी अधिकारी और खिलाड़ी मौजूद रहे। खेल मंत्री ने 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी का जायजा लिया। राष्ट्रीय खेलों में 3 खेल प्रतियोगिताएं हरिद्वार में भी आयोजित होनी है। इसके लिए रोशनाबाद में खेल विभाग के द्वारा खिलाड़ियों के कैंप चलाए जा रहे हैं। खेल मंत्री ने खिलाड़ियों के ट्रायल मैचों को देखा और खिलाड़ियों से संवाद भी किया। निश्चित रूप से इस लॉन्च के बाद में लगातार जो हमारे कैंप जो चल रहे हैं उसमें भी हम सब लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जिस प्रकार से कैंप चल रहे हैं उसमें ऊर्जा भरी जाए। आज उसी के निमित्त जो है मैं यहाँ पर पहुँची हुई हूँ। हरिद्वार में हम लोग 3 नेशनल गेम यहाँ पर हम लोग कराने जा रहे हैं। टिहरी झील वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स के साथ ही अब एरो एडवेंचर स्पोर्ट्स में भी अपनी पहचान बना रही है, जिसके लिए पर्यटन विभाग इको वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन करा रहा है। 19 से 22 दिसंबर तक आयोजित होने वाली इस चैंपियनशिप में देश विदेश के करीब 150 पायलट हिस्सा ले रहे हैं। पर्यटन विभाग ने पैराग्लाइडिंग को प्रमोट करने के लिए इस चैंपियनशिप में स्थानीय लोगों के लिए निःशुल्क ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा रखी है। पर्यटन अधिकारी का कहना है कि इस तरह के आयोजन से टिहरी झील को नई पहचान मिलेगी। जो मुख्य बात इस समय ये भी रखी गई है कि जो हमारे टूरिस्ट हैं इनके लिए एक अलग सी फैसिलिटी ये कर दी गई है कि इनके लिए जो लोग आना चाहे अपना रजिस्ट्रेशन कराए और उनको हम फ्री फ्लाइंग कराएंगे कुट्टा से टैंडम पायलट की। काफ़ी टाइम से यहाँ पे क्योंकि साइट बहुत अच्छी थी, लोकल्स को मौका नहीं मिल रहा था, यहाँ पे पैराग्लाइडिंग स्टार्ट नहीं हो रही थी। बट पिछले साल से यहाँ पे काफ़ी राइड हो रही है। एक्रो फेस्टिवल हुआ, फिर एक्रोवेसी हुआ, इस साल दोबारा से एक्रो एंड SIV का कंपटीशन है। इस साल मैं भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ उत्तराखंड की तरफ से और यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्कोप है, ट्रेनिंग के लिए भी यहाँ पे सेफ है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर पिथौरागढ़ अब सैलानियों की पसंद बनता जा रहा है और इस साल यहां रिकॉर्ड तोड़ पर्यटक पहुंचे। आदि कैलाश और ओम पर्वत ऐसे पर्यटन स्थल हैं जहां सबसे अधिक सैलानी पहुंच रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। पहाड़ों की गोद में बसे पिथौरागढ़ में प्रकृति ने अपना खजाना जमकर बिखेरा है। यहाँ के दिलकश नजारे हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बर्फ से लकदक चोटियां हो या फिर कलकल करती नदियां देखने वालों को मंत्र मुग्ध कर देती हैं। आदि कैलाश, ओम पर्वत और ओल्ड लिपुलेख धार्मिक पर्यटन के ऐसे केंद्र हैं जहां तक जाने की चाह हर किसी की होती है। ये इलाके जब से रोड से जुड़े हैं, देश दुनिया के सैलानियों का यहाँ तांता लग गया है। इस स्थलों में आदि कैलाश ओम पर्वत को छोड़कर जो है 10% के आसपास पर्यटक बढ़ा हुआ है, लेकिन आदि कैलाश ओम पर्वत की बात करते तो यहाँ लगभग 30 से 40% पर्यटक इस बार बढ़ा हुआ है और अभी भी जो है पर्यटक आने में है, लेकिन वर्तमान में जो है ILP बंद कर दी गई है। लेकिन आदि कैलाश ओम पर्वत की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है और काफ़ी लोग आना चाह रहे हैं। साल 2022 में पिथौरागढ़ में देशी विदेशी कुल 1,17,000 के करीब सैलानी पहुँचे थे, जबकि 2023 में 1,28,000 और इस साल अभी तक 1,70,000 से अधिक सैलानी पहुँच चुके हैं। आदि कैलाश और ओम पर्वत के अलावा पिथौरागढ़, गंगोली हाट, बेरीनाग और मुनस्यारी में भी सैलानियों की संख्या लगातार बढ़ी है। असल में अनछुए पर्यटक स्थलों तक पहुंचने की चाह भी यहां सैलानियों को खींच रही है। हम पूरे विश्व की संस्कृति से जुड़ने जा रहे हैं पर्यटकों के आने की वजह से। और पिछले महीने में आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा पे गया था तो वहाँ इतने सारे पर्यटक, दिल को खुशी हुई कि अब हमारे यहाँ तक लगले लोग उन बैडियान के, तो उसमें गुजरात के लोग, महाराष्ट्र के लोग और राजस्थान के लोग, हरियाणा के लोग और बाहर से लोग आ रहे हैं। सालों के लंबे इंतजार के बाद बॉर्डर जिले से दिल्ली और देहरादून के लिए हवाई सेवा भी शुरू हो गई है। ऐसे में अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आने वाले सालों में ये संख्या कई गुना बढ़ सकती है। पर्यटकों की बढ़ती तादाद से जहां बॉर्डर के इलाकों में रौनक लौट रही है, वहीं हजारों लोगों को अपने ही घर पर रोजगार भी मिल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।
उत्तर की सीट ओबीसी के लिए रिजर्व होने के बाद बीजेपी और कांग्रेस अब आमने सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर वार पलटवार का दौर भी देखने को मिल रहा है। इसी पर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव का मैदान सज चुका है। नए रिजर्वेशन के बाद कई सीटों के समीकरण बदल गए हैं। कुमाऊं के सबसे बड़े नगर निगम हल्द्वानी की सीट जनरल से ओबीसी हो गई है। ऐसे में पार्टियों की भी हालत पतली है, क्योंकि उन्हें अपने नेताओं की जाति का भी पता नहीं और अब उनकी असल जाति का पता लगने पर हैरान है। ऐसा कोई चर्चा नहीं, कोई बातचीत नहीं। जिनकी चर्चा कर रहे हो उनको खुद ही नहीं मालूम होगा मैं ओबीसी में हूँ, और ओबीसी सीट होगी ये भी किसी को चर्चा नहीं थी, जबकि ये बात है। हालांकि अब पार्टी संगठन के नेता कह रहे हैं कि पार्टी में मेयर प्रत्याशियों की कमी नहीं है और प्रत्याशियों के चेहरे पहले से साफ हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता प्रत्याशी के रूप में हो सकता है। लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लगातार हमारी बैठकें चल रही हैं। अब किसी कार्यकर्ता विशेष के संदर्भ में जानकारी इस तरह का कुछ नहीं, क्योंकि हमारी जो भी चीजें होती हैं हम संगठन में अपने शीर्ष नेतृत्व से बात करते हैं, उसके बाद चर्चाएं चलती हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक व्यक्ति सब कुछ नहीं करता, पार्टी संगठन का निर्णय होता है, बातचीत होती है, हर विषय की चर्चाएं होती हैं। जाहिर है ओबीसी सीट ने सारे समीकरण बदल डाले हैं, लेकिन जिस तरह से रोज नए दावेदार सामने आ रहे हैं उससे हर पार्टी हैरान है और बीजेपी भी इससे अछूती नहीं। पार्टी में जो अभी तक स्वर्ण नेता के तौर पर राजनीति कर रहे कई नेताओं ने ओबीसी निकलने से नेता भी हैरान है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। विकास नगर में सिंचाई विभाग की लापरवाही सामने आई है। यहां के वार्ड नंबर 6 के पास हाईवे से गुजरने वाली नहर अक्सर चौक हो जाती है, जिसके चलते आसपास की दुकानों में पानी भर जाता है और आसपास बने घरों में पानी घुस जाता है। वहीं पर शिकायत के बावजूद सिंचाई विभाग द्वारा उसे नहीं खोला गया। स्थानीय लोगों ने खुद ही बांस की मदद से चौक पड़ी सिंचाई गुल को खोलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। ये प्राय क्या होता है कि नहर के साथ जो है पानी के पाइप है और पाइप के द्वारा जो है कबाड़ा फंस रहा है उसके, और जो है अंदर फंस जा रहा है, जिसकी वजह से पानी रुकता है। इसमें जो है गुल आ रही है कि ये सिंचाई विभाग की, वो आए दिन जो है उसमें कबाड़ फंसता है या जो भी है, पानी ओवर होकर पूरे दुकानों में क्या, और मेरे ख्याल में करीब 10-15 घर रहेंगे, उनमें घरों में पानी भरता है।